हेलो फ्रेंड, और आज हम लोग इस वीडियो में एजुकेशन में अगर आप जेआरएफ करना चाह रहे हैं उस पर बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन में भी जेआरएफ या किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो जेआरएफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 5 साल तक आपको एक सपोर्ट मिलता है और इकोनॉमिकली आपको काफ़ी प्रेशर नहीं होता है और आप अपना पीएचडी अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर आप एजुकेशन में जेआरएफ निकालना चाह रहे हैं, नेट जेआरएफ, तो उसके लिए क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए अंशिका हैं, जो आप पीएचडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट ड्यू में। तो अंशिका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद आपका जो भी स्ट्रेटजी प्लानिंग जो रहा है जेआरएफ से रिलेटेड उस पर बात करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अंशिका दुबे है और मेरा अभी CIDU में पीएचडी में एडमिशन हुआ है इन द फर्स्ट बैच। मेरा जेआरएफ अभी क्वालिफाई हुआ है। मेरा एडमिशन जब हुआ था आई वाज चोजन इन द कैटेगरी ऑफ नेट, तब मेरा नेट था और मेरा जेआरएफ अभी दिसंबर वाला क्वालिफाई हुआ है, दिसंबर 2024 वाला। जी। और फरवरी में इसका रिजल्ट आया था फाइनल, सो आई गॉट सिलेक्टेड इन फरवरी। मेरा इसके अलावा एमएड है CI से ही और मेरा बीएड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैंने BSc और MSc किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और जेआरएफ की अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो जेआरएफ की तैयारी मेरे हिसाब से आपको एमएड में जब आप पढ़ रहे हो तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अलग से इसके लिए आपको टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। एमएड आप करते करते ही जेआरएफ की तैयारी करो। जेआरएफ नेट और इसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको इससे 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले UGC का जो इस साल का नोटिफिकेशन रहा है उसमें आपके UGC नेट के स्कोर को ही उन्होंने कंसीडर किया है फॉर द एडमिशन। आपको उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जेआरएफ क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड एंड PhD ओनली। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले क्या था कि पीएचडी में एडमिशन के लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे। वो भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, कभी CUET के द्वारा दिए गए मेरे सीनियर बैच में। लेकिन मेरे टाइम पे ये चेंज आया कि जेआरएफ का जो स्कोर है वो मैटर करता है। उसमें भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि दिसंबर और जून का जो लेटेस्ट है उसी का वो कंसीडर करेंगे। तब मेरा नेट क्वालिफाइड था। ओके, मैं तैयारी की बात करूं जी, स्टार्ट उसी से करते हैं हम लोग कि जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि अगर जैसे आप बीएड के बाद अगर एमएड कर रहे हैं और एमएड के बाद अगर आपको लगता है कि आपको पीएचडी करना चाहिए तो आपको एमएड में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए जेआरएफ का। तो उसी से स्टार्ट करते हैं कि आपने प्रिपरेशन जेआरएफ के लिए कब स्टार्ट किया और उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके क्या क्या रिसोर्सेज रहा आपके। मैंने जब एमएड यहाँ पे स्टार्ट किया था 2022 में, फर्स्ट ईयर में मैंने जेआरएफ और नेट की तैयारी नहीं की थी। और अगर आपके साथ वाले ये कहते हैं कि बिना पढ़े आपका हो जाएगा तो प्लीज़ डोंट बिलीव देम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यही बोलूँगी, बिना पढ़े नहीं होगा, आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। तो आप सेकेंड ईयर से आप इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप टाइम ले लो, अपनी जो एमएड है वो भी काफ़ी रिगरस प्रोग्राम है, आप उसको समझ लो, कोर्स क्या है, आउटलाइन क्या है। फिर आप जेआरएफ का सिलेबस और नेट का सिलेबस जो है, इसलिए मैंने बोल दिया वो सिलेबस एक ही है, बस कोर का डिफरेंस होता है, सॉरी फॉर दैट। तो आप उसका सिलेबस एक बार कंसीडर कर लो, आप मैच कर लो कि आपने उसमें जो बीएड में पढ़ा है, जो एमएड में पढ़ा है, उसमें क्या क्या पोर्शन है, आप अच्छे से समझ लो उसे आराम से टाइम लगाकर। सेकेंड ईयर में आप तैयारी शुरू कर सकते हो। उसमें भी आपको, मुझे लगता है अगर आपने अच्छे से एमएड में पढ़ाई करी है तो आपको 2 से 3 महीने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप 5-6 महीने भी दे सकते हो। इससे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से। 5 से 6 महीने, मतलब आप मान लो 5 महीने का प्लान अगर बनाते हो तो आप 5 महीने में आराम से तैयारी कर सकते हो। पूरा पेपर 2 पार्ट्स पे डिवाइडेड है। फर्स्ट पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड जैसा होता है, जो 50 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पेपर जो आपका कोर एजुकेशन का पेपर होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है जी। सो आप आराम से तैयारी करो, पूरा सिलेबस पढ़ लो। 10 यूनिट में डिवाइडेड है आपका सेकेंड पोर्शन जो एजुकेशन का है, और जो फर्स्ट पोर्शन है वो आपका वैसे यूनिट्स में आई थिंक 8 या 9 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो आप उसको पढ़ जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी 10 यूनिट्स हैं आपके। 10 यूनिट्स नहीं, कोई इशू नहीं। एक चीज़ मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर जो है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका एजुकेशन वाला जो पेपर था, जो 100 क्वेश्चन आपने जैसे बताया कि उसमें पूछे जाते हैं, तो उसको आपने कैसे कवर किया था? जैसे बहुत लोग क्या है कि जो एमएड करते हैं, जैसे मान लीजिए जो स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो उनको रिसोर्सेज के बारे में पता नहीं होता है कि कैसे, जैसे आपने जैसे बताया कि 3 मंथ जो है फेयर है अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप बताइए कि रिसोर्सेज जो है या सिलेबस जो था उसको आपने कैसे कवर किया, उसमें मॉडल पेपर या जो भी प्रीवियस ईयर पेपर था उसका क्या रोल था? मैंने अपने लेवल पे बताऊं तो मैंने जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन है वो 2 महीने में करी है। 2 महीने का ही टाइम दिया है मैंने। जितनी बार भी पहला पेपर में मैंने शायद 2 महीने लिया होगा, दूसरे पेपर में उसको सिर्फ रिवाइज ही करना था तो मेरे 1 से 1.5 महीने लगाया होगा।
तो अगर मैं उसकी तैयारी का बताऊँ आपको, तो आप एक पहले सिलेबस को आपको समझना है तो आप सिलेबस का प्रिंट आउट लेके पूरा पढ़ लो, देख लो उसे। उसके बाद आप कोई मार्केट से एक बुक ले सकते हो, जिसमें मुझे अरिहंत की और ट्रूमैन की बुक सबसे सही लगी। उसमें भी आपको कंटेंट को वर्ड बाय वर्ड नहीं फॉलो करना है, सिलेबस के हिसाब से देखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बुक्स अपडेट भी नहीं होती हैं। जिस किताब की अब बात कर रही हूँ एज ए गाइड, मतलब कि जो भी सिलेबस, जी, सो दैट आपको सिलेबस आपको समझ में हर पेज नहीं पढ़ना, हर पेज नहीं पढ़ना है आपको। उस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको देखना है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है वो समझना है। बेसिकली आप उसको एक गाइड की तरह ले रहे हो, सिलेबस को समझने के लिए ले रहे हो, और आप कुछ भी ना उठा के पढ़ लो, उसको आपको रोकना है। तो आप ट्रूमैन की बुक ले सकते हो, अरिहंत की बुक ले सकते हो, तो दोनों में से कोई एक बुक ले लो, इट्स सफिशिएंट पेपर 2 के लिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स अगर मैं मेंशन करूँ तो रवीना का एक चैनल है इनकलकेट लर्निंग, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हो। अपनी बुक को रिफ़र करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए हैं। सो आप क्वेश्चन जब वो पढ़ती हैं तो पॉज करो वीडियो को, आंसर्स लगाओ। इस तरह से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस किए हैं। तो जैसे आपने जिस चैनल का नाम लिया उन्होंने पूरे सिलेबस को कवर किया है कि? उन्होंने सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया है, और सिर्फ नेट जेआरएफ के ही नहीं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी वो टाइम टू टाइम कवर करती रहती हैं। बट नेट जेआरएफ के लिए वो चैनल जो है बहुत अच्छा है। तैयारी करते वक्त ही मुझे वो चैनल मिला एंड इट्स रियली गुड। सो हाँ, आप उससे डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ अगेन मैं बोलूँगी कि थोड़ा बहुत आप अपने बुक से भी देखते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उससे अंदाज़ा होगा कि आप क्या कर पा रहे हो, कितने टाइम में कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पे जो मैटर करता है एग्ज़ाम सेंटर में वो ये है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस लगा पाते हो, आपको कितना आता है, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। एक चीज़ मैं इसमें जानना चाहूँगा अंशिका आपसे कि जैसे आप जानती हैं कि यूट्यूब चैनल पर अब काफ़ी कंटेंट है आपके पास, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, तो उससे भी बचना है, उसके बारे में आप बताइएगा। दूसरा कि अगर कोई किताब से, जैसे बहुत लोग क्या है, जैसे मेरा क्या है कि मैं अगर मेरा बेसिक सही नहीं है, अगर मैं जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं किताब के माध्यम से अप्रोच करूँ, यूट्यूब के माध्यम से ना करूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किताब के माध्यम से पढ़ना चाह रहा है, किताब को बेस बनाना चाह रहा है, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट कीजिएगा? और जो मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा आपसे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जो है उससे कैसे बचा जाए, ये दोनों चीज़ को थोड़ा सा। सबसे पहले तो अगर आपको किताब फॉलो करनी है तो किताबों में मैंने आपको जैसे बताया अरिहंत की जो किताब थी और ट्रूमैन की जो किताब थी, अगर आप उन दो में से किसी एक किताब को फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपका नेट तो निकल ही जाएगा। जेआरएफ के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरनेट का सहारा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बुक्स इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती हैं। तो और क्वेश्चंस भी हमारे थोड़े डायनेमिक भी होते जा रहे हैं, चीज़ें नई उसमें इंक्लूड हो रही, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका भी बदलता जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं नेट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। सो यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए मैं सजेस्ट करूँगी, मैंने तो एक चैनल आपको बता दिया, आप इसे फॉलो कर सकते हो, बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं। इसके अलावा आप कोई एक पर्टिकुलर चैनल सेलेक्ट कर लो, कोई और भी इसके अलावा, तो आप उसी चैनल पे स्टिक रहो, क्योंकि एक टीचर का पढ़ाने का तरीका एक ही जैसा होगा। आप एक ही टॉपिक को अगर 2-3 टीचर से पढ़ोगे तो उसमें वेरिएशन आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इससे बेटर है कि आप एक चैनल सेलेक्ट कर लो जो आपको सूटेबल लगता है समझ के लिए, फिर उसके बाद उसी के थ्रू आप चैनल ही अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करते रहो। बुक आपका एक बुक मैंने इसीलिए बताया जिससे आपको बुक बेस बना है, इसीलिए मैंने बताया। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को आई थिंक साइड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी एक चीज़ से स्टिक रहो। बार बार ये मत करो कि मैं आज इससे पढ़ लेता हूँ, कल उसको ढूंढ लेता हूँ, फिर उसको कर लेता हूँ। पीएचडी नहीं करनी है आपको नेट के लिए। इसमें अब लास्ट में हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रूल्स हैं? क्योंकि जैसे आप जानती हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है और पैटर्न जो 2018 के बाद चेंज हुआ वहीं चला आ रहा है, जब से एनटीए ले रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल था आपके प्रिपरेशन में? दूसरा कि मॉडल टेस्ट आपने कोई लिया था या दूसरे भी जैसे पीएचडी लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसका जो पेपर होता है उसका कोई हेल्प था तो उसके बारे में बताइए, आपकी PYQs के बारे में बेसिकली। ठीक है, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले वो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे कि आपने सिलेबस कितने अच्छे से समझा है। सिर्फ पढ़ने से आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसे कर पा रहे हो कि नहीं, कि वहाँ पे बैठ के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, थ्योरी नहीं सुनानी है किसी को या थ्योरी नहीं समझनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि आप उन्हें कर पा रहे हो क्वेश्चंस को या नहीं। फिर जब आप क्वेश्चंस को करते हो अटक नहीं हो पाते तो आप रिवर्स स्टडी करते हो, आप उस टॉपिक को खोल के फिर से पढ़ाई करते हो उसकी। इसके अलावा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन करना सीख पाओगे। मैंने खुद से कोई मॉक टेस्ट नहीं लिया था, मैंने जैसे कि आपको पहले ही ट्रिक बताई थी कि जब वीडियो चल रहा है उन्होंने क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, कभी कभी वो टाइम देती हैं, कभी कभी चैनल होता है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में वीडियो को कंप्लीट भी करना होता है, तो आप वहीं पे वीडियो को
पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को लगाओ आंसर, फिर वो आंसर बताएंगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पेपर जब आपके 100 सवाल हो जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आप 100 में से कितना कर पाए। सो मेरे हिसाब से मुझे ये कन्वीनियंट लगा। इसके अलावा जो बुक बताई थी उसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं, सारी बुक्स में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी लगा लो बैठकर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बाउंड मैनर से आपको बस पेपर जल्दी जल्दी लगाने की प्रैक्टिस हाँ, तो एक जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें अंशिका कि जैसे क्या होता है कि जीआरएफ अगर आपको निकालना है तो दोनों पेपर में काफ़ी आपका बैलेंस होना चाहिए। हाँ। अगर बैलेंस नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो आपका खुद का सब्जेक्ट होता है उसमें अच्छा मार्क्स आ जाता है, फर्स्ट पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो आपने कैसे बैलेंस किया था, कट ऑफ कैसे जाता है, उसके पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। मेरा जो स्कोर रहा है वो 208 रहा है। मुझे एग्जैक्टली डिवीजन याद नहीं है कितना है कितना नहीं, लेकिन मैंने जितनी बार भी नेट का एग्ज़ाम दिया है मेरा हमेशा पेपर 1 में 35 के ऊपर ही सही रहे हैं। मैथ्स के होने की वजह से वो जो मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो यूजुअली हो जाते हैं सही, टच वुड। तो 35 के ऊपर हमेशा स्कोर रहा है फर्स्ट पेपर में, सॉरी नॉट स्कोर, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 35 के ऊपर हमेशा सही रहे हैं। पेपर 2 में ही मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थोड़े कम अटैम्प्ट कर पाती थी, टाइम कह लो या फिर आप वो क्वेश्चन का नेचर कह लो कि मैं लास्ट मोमेंट पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी। इस बार चीज़ें बैलेंस रही तो मैं कर पाई हूँ। मेरा स्कोर 208 और कट ऑफ जो है मेरी कैटेगरी में 204 गया था। पिछली बार कट ऑफ 218 गया था। उससे पहले जो कट ऑफ गया था वो गया था आई थिंक 204 उस टाइम पर भी गया था। सो हर बार ये हो रहा था मैं 2 नंबर से 4 नंबर से ही मेरा जीआरएफ रुक जा रहा था। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि कट ऑफ जब 218 तक गया है तो आप कोशिश करिए कि आपका 220 तक स्कोर आप टारगेट करके चलो हाँ, जी आप कम से कम 110 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। हाँ, 110, 112 एटलीस्ट इतने क्वेश्चन आप तो सही कर लोगे तो आप श्योर रहोगे कि जीआरएफ निकल जाएगा। लास्ट मोमेंट तक मेरी तरह कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि नेट हो रहा है कि जीआरएफ हो रहा है। सो वो एंजाइटी नहीं रहेगी आपको। पेपर को तैयार करने के लिए फर्स्ट पेपर को अगर मैं बोलूँ तो उसके लिए के.एस. मदान की बुक आती है। के.एस. मदान ही है ना? के.वी.एस. मदान है। के.वी.एस. मदान, हाँ, ओके। वो उनकी बुक आती है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। आप अगेन यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हो। रिसर्च का टॉपिक जो है वो आपको पेपर 2 से कोइंसाइड करता हुआ दिखेगा, तो आप उधर भी पढ़ोगे इधर भी पढ़ोगे। और इसी तरह से कुछ नए टॉपिक्स भी हैं, आप उन्हें यूट्यूब से जो चैनल मैंने आपको सजेस्ट किया था आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। और आपको अगर कोई और चैनल सूटेबल लगता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगेन जो मैथमेटिकल पोर्शन होते हैं, जो एप्टीट्यूड वाले पोर्शंस होते हैं, उनमें प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि आप लास्ट के 1 महीने उस तरह के क्वेश्चंस लगा कर जाएँ, सो दैट वहाँ पे लास्ट मोमेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह सॉल्व होगा। ऑल्दो आपको पता है बट हो नहीं पाता, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम बाउंड मैनर में उसको कर पाएँ। मेरे बहुत से फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि वो पेपर 1 ही नहीं कर पाते हैं एप्टीट्यूड वाला, राइट। उनका लास्ट मोमेंट पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाती। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पोर्शन है वहाँ पे यूजुअली नॉन मैथ्स वाले बोलो या फिर जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की होती वो नहीं कर पाते। तो आप उस पर ज़रा ध्यान रखिएगा क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ वहीं से आते हैं। सो वो आपको एक बहुत अच्छा मार्जिन देता है। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा आपकी फ़िलॉसफी से इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी तैयारी भी आप अच्छे से करो। इंडियन फ़िलॉसफी पे इस बार पेपर में काफ़ी फोकस था, तो आप कोई भी यूनिट छोड़ना नहीं है, हर यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। और आपको जब आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ट्रेंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर पेपर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप उनको करेंगे तो आपको खुद ट्रेंड समझ में आ जाएगा। 2018 ऑनवर्ड्स आप प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। अगर आपके पास आपको लगता है उतना टाइम नहीं बचा है, वैसे अभी तो टाइम है, लेकिन अगर आपको लगता है लास्ट मोमेंट पे आगे उतना टाइम नहीं बचा है, तब भी मैं सजेस्ट करूँगी कि 20 के बाद का तो डेफिनेटली लगाना, 18 का भले टाइम ना मिले, बट 18 के बाद के पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पैटर्न चेंज हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब लास्ट में अंशिका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जैसे आपने अपना कहानी बताया कि कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन करते हो, आप फर्स्ट अटैम्प्ट देते हो, सेकंड अटैम्प्ट देते हो, आपका कभी 1 मार्क्स से छूट जाता है, कभी 1 क्वेश्चन से छूट जाता है, तो उसमें काफ़ी एंजाइटी आ जाती है, काफ़ी प्रेशर हो जाती है, एक डर सा बैठ जाता है कि अब मेरा जीआरएफ नहीं होगा। उस पार्ट से निकलने के लिए आपने क्या किया, और टाइम मैनेजमेंट जो एग्जामिनेशन हॉल में है उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ था मैं काफ़ी नर्वस थी। मैंने जब यहाँ इंटरव्यू दिया था, क्योंकि मेरा जीआरएफ नहीं था, तो मुझे डर था कि जब स्कोर वो चेक किया जाएगा तो स्कोर कंसीडर कर रहे थे। जीआरएफ का मतलब ही हो गया कि आपका स्कोर ज़्यादा है जी। तो उसमें मुझे पूरे टाइम डर था होगा नहीं होगा। शायद जीआरएफ होता तो थोड़ी और कॉन्फिडेंट होती। सो लकीली हो गया, बट स्टिल आप उस नर्वसनेस वाले फेज से मत गुजरो। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जब आप पीजी कर रहे हो तभी आप तैयारी शुरू कर दो, जिससे आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो। अब मेरे केस में मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, मैंने 1 अटेम्प्ट पहले दिया था, 198 स्कोर था। तब मेरा
शायद 3 क्वेश्चन से रुक गया था, 204 कट ऑफ गया था उस जी। वक्त। और अभी जो है मेरा इस बार 208 गया है, 218 कट ऑफ गया था पिछली बार, तो मैंने इस बार भी अज्यूम किया था उतना ही जाएगा, तो मैं श्योर नहीं थी मेरा होगा या नहीं। तो उस एंजाइटी और उस कन्फ्यूजन वाले फेज से बचने के लिए टाइम पे आप तैयारी शुरू करो, जी। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो, इट्स ओके। एंड अगर नहीं हो रहा है एक बार में तो आप दोबारा ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अपना एज का क्राइटेरिया देख लो, मेल्स का शायद 30 है और फीमेल्स का 32 है, तो एज और टाइम प्रिपरेशन आप मेहनत करोगे 2 महीने 3 महीने आराम से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका, खासकर जो भी एजुकेशन में खासकर जेआरएफ निकालना चाह रहा है, तो आपने पूरी एस्पेक्ट को कवर किया। लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाह रही हैं, जो मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, जो जेआरएफ के लिए अगर आपको मतलब जाना है, तो मैं फिर से समराइज़ करूँगी, बिना पढ़े हो जाएगा, डोंट बिलीव दैट, पढ़ना पड़ेगा, ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव पेपर है, 1% का ही जेआरएफ होता है ओवरऑल, सो उसके लिए आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो अच्छे से, फर्स्ट पेपर के लिए प्रैक्टिस, सेकंड पेपर के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स को आपको बार बार देखते रहना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका पूरा गाइड करेंगे किस डायरेक्शन में आपको जाना है। एक बुक को आप बेस बना लो, आप कोई एक पर्टिकुलर चैनल से स्टिक हो जाओ, बहुत ज़रूरत पड़ रही है तब कोई टॉपिक वाइज, मतलब आप टॉपिक डालो, उसके आगे यूजीसी नेट डालो, तो उस टॉपिक पे कई सारी वीडियोस आ जाएंगी। बट कोशिश करो कि आप एक ही चैनल पे स्टिक रहो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ है। थोड़ा सा इंटरनेट का डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए आप मतलब ध्यान रखो इस चीज़ का, कि आप ये ना हो कि पढ़ते पढ़ते कुछ और देखने लगे। मतलब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड अभी जो काफ़ी है, तो उसमें नहीं कि आप दिन भर वीडियो देख रहे हैं आप। हाँ, उससे थोड़ा बचना है। और ऑफ कोर्स आप जब 4-4 5-5 घंटे बैठ के ऑनलाइन पढ़ोगे, तो थोड़ा अपने आप को, अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा आराम करो, बी कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स, एंजॉय, बस नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो एंड डोंट बी एंशियस। इवेंचुअली सबका हो ही जाता है, मेहनत करना होता है, दैट्स इट। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है, सो वो चीज़ आप ध्यान में रखो और मोटिवेटेड फील करो, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा।